2.1.5 भारतीय मरुस्थल। आइए देखते हैं संसाधन और अर्थव्यवस्था। थार के मरुस्थल में जीवन यापन करना बहुत ही जटिल होता है और यह भी आश्चर्य की बात है कि पर्यावरण की जो प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का जो विशाल मरुस्थल है संसार के सभी मरुस्थलों का सबसे सघन आबादी क्षेत्र भी माना जाता है और यहाँ पारंपरिक उद्योग जैसे लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई और रंगाई, आभूषण पर मीनाकारी, पत्थरों का नक्काशी आदि काफी प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ के पारंपरिक कुटीर उद्योग आज कठिनाई के तौर से क्या हो रहे हैं, गुजरना पड़ रहा है। मारवाड़ और गुजरात के कच्छ के काठियावाड़ के लोग सदियों से यहाँ व्यापार करने आते हैं और यह व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन पर ही अपना क्या करते हैं, जीवन बसर करते हैं। राजस्थान का थार जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ की प्रमुख वृक्ष जो है खेजड़ी, यह प्रमुख वृक्ष माना जाता है जो मानव और जानवर दोनों के लिए उपयोगी है। इसके पत्ते यहाँ के पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक और हरा चारा प्रदान करते हैं और इसकी लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊंट, गाड़ी आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा खिजड़ी की जड़ जो है भूमि में नाइट्रोजन योगीकरण में बहुत ही सहायक होती है। खिजड़ी के अलावा यहाँ रोहिड़ा भी उपयोगी वृक्ष माना जाता है। थार मरुस्थल का एक गांव, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जीवन यापन करना अत्यंत जटिल भी थी और कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध थी। पशुओं को चराने के लिए यह गांव के आसपास 10 से 15 किलोमीटर तक ले जाया जाता था, जिसमें गायें और ऊँटें तो अपने आप चर आते थे, पर भेड़ बकरियों के साथ क्या करते थे, आदमियों को जाना पड़ता था। गांव में घर के अतिरिक्त लोगों के पास अपनी अपनी ढाड़ियाँ भी है और यहाँ वे अपने पशुओं के साथ जाते थे। रेतीले रेगिस्तान में चलते फिरते आपको एक दो घर दिख जाएंगे जो दूर दूर स्थित है। इन्हें ही ढाड़ी कहते हैं। आइए देखते हैं जल संकट का और प्रबंधन। जल ऐसा जो प्राकृतिक संसाधन माना जाता है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति और संपूर्ण जीवन जगत क्या है, इस पे निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण बढ़ने के कारण उपभोक्तावादी जो है संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण इसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है और स्थानीय एवं विश्व स्तर में या भविष्य के लिए जल संरक्षण करना भी आवश्यक है। जल संरक्षण के तरीके। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक या समाज और शासन को एक साथ मिलकर ऐसा कदम उठाएं कि यह जल संरक्षण है वह सभी के लिए सहायक हो। जल के स्रोत, घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान न करना, कपड़े न धोना, जहरीले रासायनिक पदार्थों युक्त को विसर्जित न करना, यह सब करने से जल प्रदूषण होता है और यह अनेक समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई का उन्नत विधियों का प्रयोग, वन क्षेत्र में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल में पुनः उपयोग के द्वारा जल भंडार को बढ़ाया जा सकता है। परंपरागत जल संरक्षण विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी और समस्याओं से बचने के लिए राज्य सार्वजनिक सहयोग से झील, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि का निर्माण किया जाता था और समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदियों के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करने के भी उदाहरण हम लोग देखे थे। जनसंख्या वृद्धि में
जल में ही रिस्क जो निरंतर कमी संदर्भ के जल संरक्षण के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। आधुनिक जल संरक्षण विधि प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संकट के लिए अनेक विधि अपनाई गई है, जैसे बांध एवं नहर बनाना, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ कर पुनः उपयोग, जन जागरूक फैलाना आदि, जिसमें रूप स्टॉप जल संग्रहण विधि ने इसमें सबसे नवीन व कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोग विधि माना है और इसी विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे पानी की टंकी हौज में एकत्रित किया जाता है। बाद में वह आवश्यकता के अनुसार उस पानी का उपयोग भी किया जाना चाहिए। इसे हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं।